Okay, good evening, everyone. Students, I hope everyone is just getting my voice as well as everyone is capable to see what we have shared on the screen. मुझे लगता है कि सबको ये सब चीजें दिख रही हैं. I don't need. I don't need that. तो स्टूडेंट आज आप स्टडी करेंगे हमारे साथ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है कि हमारे देश का तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हमारे देश कंट्री के बारे में, हमारे देश के लेंथ ब्रेथ, हमारे देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. हम अपने देश के बाउंड्रीज, हमारे देश के जो नेबरिंग कंट्रीज थे सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. तो आज स्टूडेंट हम लोग को डील कर रहा है कि हमारे देश का फीचर्स क्या है. मतलब हम जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश का लैंड फॉर्म अलग अलग तरीके से. भैया शिखर नाम लिख रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग शिखर? ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करके थोड़ा सा ध्यान देना. मैंने बताया कि पेंसिल अपने साथ रखना या फिर ब्राइटर जो भी चीजें हो, क्योंकि टिक आउट हर पॉइंट पे करेंगे हम लोग. हर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर का. ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आप लोग. ओके, नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सर गलती से हो गया सर. कोई दिक्कत नहीं है. ओके ओके ओके, आई नो दैट. तो देखो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा है कि हमारे देश के लैंडफॉर्म की बात करोगे तो हमारे देश का जो लैंडफॉर्म है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है. जिसमें कहीं देखोगे तो प्लेन्स है, तो कहीं देखोगे तो माउंटेन्स है, कहीं देखोगे तो फॉरेस्टेड एरियाज है, तो कहीं देखोगे तो डेजर्ट है, कहीं कोस्टल एरियाज है, कहीं वैलीज है, घाटियां है, तो कहीं प्लेट्यू है. तो कहने का पॉइंट है कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इंडिया इज सच ए कंट्री वेयर वी कैन सी डाइवर्सिटी इन ईच एंड एवरी एरिया. हर जगह पे भारत में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा. तो आज हम लोग एक एक करके फिजिकल फीचर्स अपने देश के बारे में स्टडी करेंगे. तो आई होप everyone will take in interest in this chapter. So be ready and let's get started. तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स की बात करो. थोड़ा और नीचे हम लोग चलते हैं. देखो यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि हमारे देश में सॉइल है, रॉक्स है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सबका अलग अलग लेवल पे फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि भारत के लैंड मास की बात करोगे तो इसमें बदलाव जो कंडीशंस हुए हैं वो आपके हमेशा जियोलॉजिकल पीरियड्स के साथ. इसमें देखो भारत के जो रिलीफ फीचर्स है जिसमें आप देख लो कि हमारे यहाँ का वेदरिंग, एरोजन, डेपोजिशनल एक्टिविटीज, मतलब ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके वजह से आपके जो लैंड फॉर्म है उसमें अलग अलग तरीके का बदलाव होता है. ठीक है, तो ईच साइंटिस्ट, देखो यहाँ पे अगले पॉइंट पे जाओ तो प्रत्येक साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया है अपने पृथ्वी के बारे में, जो जियोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है, और उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हमारे इस जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो हमारे देश के अंदर मौजूद है उसका निर्माण कैसे हुआ. ठीक है, और उन लोगों ने अलग अलग तरह के एविडेंसेस भी दिए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेबल जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है, वो आपका आया क्या चीज, एक नया थ्योरी आया प्लेट टेक्टोनिक. तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मतलब इसके ऊपर लोगों ने ज्यादा ट्रस्ट किया. ठीक है, तो देखो ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है. तो देखो इस थ्योरी के अनुसार आपको बता दिया जाए कि आपके पृथ्वी को 3 लेवल पे डिवाइड किया गया. आपके जो लैंड फॉर्म है उसको 3 लेवल पे नीचे डिवाइड किया गया. सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल, सबसे नीचे जो है वो एरिया कोर है, ये आपको पता है. ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि हमारा जो क्रस्ट है वो क्रस्ट 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से मिलकर बना हुआ है. ये भी यहाँ पे देखो टिक आउट कर लेना आप लोग, टिक आउट करना थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. तो इसके अनुसार क्या किया गया है, तो हमारे यहाँ का जो मतलब इस थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताता है कि हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इन 3 तरीके से हमारे जमीन मतलब मिट्टी का निर्माण हुआ है. ठीक है, धरती नीचे नीचे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, और प्लस इसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्रस्ट है वो लगभग 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के थ्रू बना हुआ है. स्टूडेंट फोकस करना, ये बहुत स्लो मोशन में जा रहा है. ओके स्टूडेंट, तो फिर हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स पे चलेंगे.
कि ओके ऊपर नीचे करिए, देखिए स्लो इधर करने पे इधर उधर जा रहा है, इससे हो रहा है क्या? ओके इससे तो अब स्टूडेंट आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि 7 जो मेजर प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स है और कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। उन सब से आपके इस नीचे क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो प्लेट्स जो आपके इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, जो प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसके वजह से अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंटल रॉक्स का भी निर्माण हुआ है और कुछ एक्टिविटी है जैसे में फोल्डिंग, फल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है, ठीक है। इसके वजह से आपके जो अलग अलग तरह का मूवमेंट्स हुए, इससे अलग अलग तरह के, जैसे में देखो एक फिगर दिखाया हुआ है, ध्यान देना नीचे। जब दो प्लेट्स, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो फिगर देख रहे हो इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, 2.1 में आप देख रहे हो, प्लेट बाउंड्रीज की बात करो। तो देखो जब दो प्लेट्स आमने सामने एक दूसरे के आए, कोलाइड तो दोनों कर रहे हैं, तीनों के दोनों कोलाइड करेंगे, पर दो प्लेट जब आमने सामने आए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री, ध्यान देना। सेकेंड है डाइवर्जेंट बाउंड्री, का मतलब जब दो प्लेट्स जस्ट अपोजिट एक दूसरे के जा रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इन दैट केस इसको हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। और थर्ड ट्रांसफॉर्म का मतलब अप एंड डाउन, यहाँ पे जब दो प्लेट एक दूसरे के जस्ट अप एंड डाउन में अगर मूव कर रहे हैं तो इन दैट केस आप इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहेंगे। ध्यान देना, कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब आमने सामने, एकदम सामने सामने, फेस टू फेस ये लोग कोलाइड होंगे। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब अप एंड डाउन, एक ऊपर से नीचे तो एक नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें कोई दिक्कत? 7 पार्ट्स देखो कैसे इसको पाया गया देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि अलग अलग तरह के साइंटिस्टों ने इसके ऊपर वर्कआउट, कहने का मतलब है कि नीचे आप जानते हो ना कि जैसे जितना नीचे जाओगे आपका टेम्परेचर प्लस होता चला जाता है। अब कहने का मतलब, अब हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, ऐसा थोड़ी ना कि वो नीचे मेंटल कोर में जाके वो देख के आए हैं, वो वहां पे देख के तो आए नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना नीचे जाएंगे वो हजारों डिग्री सेल्सियस नीचे का टेम्परेचर है। आपको ये भी पता है कि नीचे जब आप जाओगे तो वहां पे आपके जो रॉक्स है वो भी आपके लावा, मैग्मा के कैटेगरी में है, मतलब एकदम जल, मतलब खोलते हुए जो आपके नीचे मिनरल रिसोर्स है वो एकदम, वॉल्केनो देखते हो, वॉल्केनो का जो विस्फोट होता है, इसको मैं एक दिन बोर्ड पे भी आपको वर्कआउट करा दूंगा, वॉल्केनो का जो विस्फोट कैसे होता है। तो नीचे आप देखोगे तो अब ऐसा थोड़ी ना कि हमारे जियोलॉजिस्ट जो जमीन के नीचे जाके देख के आए हैं कि वहां पे क्रस्ट कहाँ पे है, कोर कहाँ पे है, मेंटल कहाँ पे है। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कैसे इसको पाया गया कि 7 पार्ट्स क्रस्ट के होते हैं। अब बताने वालों ने इस चीज को थ्योरी किया होगा, चेकआउट किया होगा कि भाई ऐसा होता। आप देखते हो ना कि हम लोग ऐसे बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस लगभग इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर पे, या फिर इतना जो भी है डिस्टेंस हम लोग बताते हैं, वो सब क्या है, अबाउट, सब अबाउट में, परहैप्स में होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता। ऐसा तो थोड़ी ना कि पृथ्वी पे जाकर सूर्य कोई मैप पे लगे वो मेजरमेंट करके हमको बता रहा है कि एकदम इतना ही है। तो देखो नेचर के साथ, नेचुरल चीजों की बात करोगे, जो भी नेचर चीज है उन सबके साथ हम केवल अबाउट एंड परहैप्स ही लगाते हैं। ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं, एकदम यही है जो बताया जा रहा है। इसके बाद भी कोई दूसरी थ्योरी हो सकती है, बट 9th को आपके स्टैंडर्ड को इस थ्योरी को ही लेके आगे बढ़ा गया है। तो साइंटिस्टों ने इस चीज को वर्कआउट करा। अब यहाँ पे देख लो कन्वर्जेंट बाउंड्री, ऐसा कोई नीचे जाके देखा है क्या कि दो प्लेट आमने सामने अगर आए? नहीं, मैं ओके नो, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा देखा है क्या कि नीचे कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट आमने सामने आते टकराते हैं, कोलाइड होंगे तो उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने करा, बोला कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा थोड़ी एकदम एग्जैक्ट यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं भाई स्टार्स इतने किलोमीटर पे है, वो जियोग्राफी में जो चीजें दी जाती है यहाँ पे वो है, ऐसा है, दिस है, दैट है, वो एकदम एग्जैक्ट होता? वहां पे लोग जाते हैं।
तो इस तरह के पॉइंट्स हैं। आप केवल इतना समझिए, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इतना समझो कि कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब दो प्लेट जब आमने सामने आएगा, देखो कंप्लीट एविडेंस की बात, अब देखो हिस्ट्री में ही देखते हो कि जो भी चीजें हैं, जो हिस्ट्री की चीजें को बताया जाता है, हिस्ट्री की चीजों को जो बताया जाता है या फिर जो चीजें हैं, अब क्या कहने का मतलब है, हम लोग देखते हैं क्या कि अर्ली मैन जो प्री हिस्टोरिक घटनाएं हैं कि ऐसे अर्ली मैन ने किया होगा तो वैसे हुआ होगा, ऐसे आग का आविष्कार हुआ, कोई देख के वहां से आया है क्या? बट एक हम लोग गेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कंडीशन से किया, सपोज करो छोटा सा एग्जांपल देख लो, शिखर, एक मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, अब आपने कह रहे हैं कि न्यूटन एप्पल जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा उसने उससे ग्रेविटी का निर्माण कर दिया, क्या उससे पहले कोई नहीं देखा था कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा? अब उसने दे दिया कि ग्रेविटी का नाम दिया, उसको हम लोग फॉलो करने लगे कि ग्रेविटी 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 ग्रेविटी। तो स्टार्टिंग में जिस बंदे ने जो दिया वो, अब कहने का मतलब उसको भी कट किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको आगे लेवल पे जाना होगा। न्यूटन ने स्टेटमेंट को दिया भाई साहब कि लाइट जो है वो एक तरह का एनर्जी which कैन नॉट बी जनरेटेड और destroyed। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यूटन से भी बड़ा कोई दूसरा साइंटिस्ट अगर आना हो तो आए सामने और वो इस बात को कट करे, और जब तक कट नहीं करता तब तक तो हमको उसी को मानना पड़ेगा कि भाई एकदम सही बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट सही है, वही हम मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे जो जियोग्राफी के जो पॉइंट्स, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख दिया गया है, यहाँ पे देखो, अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। तो अर्थ के जो साइंटिस्ट, जो जियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने अलग अलग तरह के एफर्ट किए एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई आखिर पृथ्वी का ये जो फिजिकल फीचर्स है उसका निर्माण कैसे हुआ, और उन लोगों ने अपना अपना एविडेंस दिया अपने तरीके से, और उसमें से एक थ्योरी को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। थ्योरी तो बहुत सारे आपके पास है, बट एक थ्योरी जो कि हमको थोड़ा सा ठीक लगे, हाँ ये थ्योरी पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। और थ्योरी क्या था? प्लेट टेक्टोनिक। हाँ हो सकता है कि सपोज करो जब हम एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बिना ईंट का हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए अगर ईंट की जरूरत है, इन द सेम वे पृथ्वी भी अगर कहीं है, खड़ी है पृथ्वी अगर है जहां पे हम लोग स्टैंड हो, तो पृथ्वी के नीचे भी हो सकता है कि कुछ प्लेट्स हो, और उसके आधार पर हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया। ऐसा थोड़ा कि जमीन के नीचे कोई जा चुका है या फिर उतना। क्या if any object move upward it shows positive increment and move to downward shows negative increment, but in the case earth is opposite। why? अरे अर्थ अपोजिट कैसे है भाई? अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अर्थ अपोजिट कैसे है? अर्थ में आपको बता रहा है, आपको कैसे पता चला कि आप ऊपर अपवर्ड जा रहे हो, नीचे अंडर माइनस में जा रहे हो? आपको किसने बताया? अब कहने का पॉइंट है कि पृथ्वी जो है, आप जानते हो ना कि माउंटेन जो एरियाज है वो हिली एरियाज है। अभी आप इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, एक रिवर्स के बारे में पढ़ोगे जिसमें आपको पता चला है कि ऊपर से नदियां, पेरेनियल जो भी रिवर्स होते हैं, हिमालय रिवर, वो ऊपर से भी आपने पढ़ भी लिया है अनुष्का। तो कहने का मतलब है कि जितना ऊपर जा रहे हो, ऊपर का मतलब क्या है? अब हमारे अनुसार हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे अनुसार हम यहाँ पे, हमारे सर के ऊपर आसमान तो हम ऊपर जा रहे हैं, पैर के नीचे धरती है तो हम लोग नीचे जा रहे हैं हमारे अनुसार। बट कहने का मतलब है कि अर्थ तो राउंड है, आप जानते हैं कि अर्थ इज इन द शेप ऑफ क्या चीज, और मतलब एकदम राउंड फिगर में ही है, तो अर्थ का कहां प्लस एंड माइनस हो सकते हैं? अर्थ का कहीं प्लस माइनस हो सकता है? अब कहने का मतलब है, सपोज करो कि फुटबॉल के बीच में अगर आपको बैठा दे, हम बोले क्या पता ऊपर नीचे का है, आपको क्या पता चलेगा? आप बोलो कि मेरे सर के ऊपर उसको घुमा दिया मैंने बॉल को, अब तो पता ही है कि पृथ्वी रोटेशन प्लस रिवोल्यूशन दोनों तरह की एक्टिविटियां कर रही हैं। अब रोटेशन रिवोल्यूशन करें तो पृथ्वी का प्लस एंड माइनस कहां दिखाई दे रहा है आपको? कहां पे है प्लस माइनस? पृथ्वी तो राउंड है। अरे आप घर के अंदर होता है ना, छत आपके सर के ऊपर है, जो फ्लोर है वो आपके पैर के नीचे, उसको डाउन बोलते हैं, सर के ऊपर छत बोल रहे हो ऊपर। लेकिन पृथ्वी तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी तो चारों तरफ राउंड है। तो इस तरह के पॉइंट्स आप देखो, कहने का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे जितना मैंने आपको ये बताया कि अर्थ के जस्ट ऊपर जैसे स्पेस में, ओपन स्पेस में जाओगे वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, और जितना नीचे आप जाओगे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, नीचे जितना भी जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि नीचे इतना टेम्परेचर है, आप सपोज करो कि जब मेंटल पे जाते हो तो वहां पे लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे टेम्परेचर है,
और समझ लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क जो है या फिर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री पे अगर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि 3000 डिग्री है, वहां पे कौन साइंटिस्ट जाके पता लगाया होगा कि वो मेंटल है, उसके नीचे फिर गया होगा तो कोड भी है, ये कोड पता लगाया होगा? एनीबॉडी? कोई गया होगा वहां पे? ये तो केस की बात है, अपने पॉइंट समझ लेना आपको। तो ये तो हुआ नहीं होगा। अब हमने क्या करा, थ्योरी दिया कि भाई नहीं हो सकता है कि नीचे 7 मेजर प्लेट्स हो और उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे माइनर प्लेट, बिकॉज बिना प्लेट्स के कहीं ना कहीं तो इसका पॉइंट होगा, अगर हम खड़े हैं तो हमारे पैर के नीचे जमीन है, तो पृथ्वी भी अगर कहीं स्टैंड है जो भी है तो उसके नीचे कहीं ना कहीं तो प्लेट्स होंगे या फिर जो भी है, तो हमने उसको प्लेट्स के रूप में इसको वर्कआउट कर लिया और इसी को हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो था इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसको वर्क करने लगा हम लोगों ने कि भाई चलो ठीक है इसी को मानो, क्योंकि जितने भी साइंटिस्टों ने दिया उससे थोड़ा सा सटीक ये लग रहा है। हो सकता है ज्यादा भी प्लेट हो सकता है, नोबडी नोज। तो यहाँ पे बोला गया कि 7 मेजर प्लेट्स हैं और भी माइनर प्लेट्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो एकदम याद रखिएगा कि एकदम एग्जैक्ट ये नहीं होता, ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, लेकिन बुक्स में दिया तो हम लोग को इसको वर्कआउट करना है। तो बुक के अनुसार देखो, एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगर हम लोग चलें तो इतना याद रखो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग फॉलो करते हैं और इस थ्योरी में बताया जाता है कि 7 मेजर प्लेट्स है, मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट ऊपर का एरिया, क्रस्ट मतलब ऊपर का एरिया, मतलब हम जहां पे है वहां से 200 किलोमीटर नीचे तक का एरिया क्रस्ट है, मतलब वहां तक का जो एरियाज है उसको 7 प्लेट्स में बांटा गया है और भी बहुत सारे माइनर प्लेट में। प्लस ऊपर देखो यहाँ पे देख लो दिया हुआ कन्वर्जेंट बाउंड्री, फिर समझो कि जब दो प्लेट आमने सामने कोलाइड होंगे, पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे एक दूसरे की तरफ, कन्वर्जेंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, डाइवर्जेंट और अप एंड डाउन कैटेगरी में होंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाएगा। डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े। इसको ट्रिक आउट केवल करेंगे आप लोग, ठीक है, इसको इतना याद रखना कि दिमाग में रखिएगा, बस एग्जाम में जाइए देख के आइए, काम खत्म। अब किसी को जियोलॉजिस्ट नहीं ना बनना है इसमें। मैंने बताया ना कि आपको मेन सिविक्स पे फोकस करना, हिस्ट्री का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करिए, ये सब चीजों के ऊपर, इकोनॉमिक्स भी है ठीक ठाक। इसमें केवल दिमाग में रखो कि मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट ये क्या है, नहीं है, बस हो गया दिमाग। तो ये आपने प्लेट्स थी जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके बारे में आपने डिस्कस किया। अब चलो नीचे थोड़ा सा और वर्क करें हम लोग। द ओल्डेस्ट लैंड मास, अब देखो यहाँ पे गोंडवाना लैंड एक वर्ड दे रहा है, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का पॉइंट है कि ये जो है साधन पार्ट हमारे जो एंशियंट टाइम में, जिसको हम लोग ये भी पैनेजिया या फिर अंगारा लैंड इसको भी बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओल्डेस्ट लैंडमास जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट का मतलब तो जानते हो, पार्ट सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, 3 तरफ से जो पानी से घिरा उसको पेनिनसुलर पार्ट बोलेंगे। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में देखो यहाँ पे इसको टिक आउट कर लेना आप लोग कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश इंक्लूडेड थे। तो देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सब एक ही लैंड के पार्ट है, माने गोंडवाना लैंड में ये सब के सब जुड़े हुए थे, ये सब एक ही थे। प्लस आपने क्या देखा कि कन्वेक्शनल करंट, मतलब जो इन लोग के बीच में एक्टिविटीज हुई जिसमें इन लोग का जो टेक्टोनिक प्लेट्स था इनको एक दूसरे से स्प्लिट करने लगे, ठीक है, और ये लोग अलग अलग टुकड़े में ये बढ़ते चले गए, जो क्रस्ट है वो अलग अलग टुकड़े में बढ़ता चला गया, ठीक है। और इसमें कुछ का निर्माण जैसे में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एक तरफ हो गए, ये गोंडवाना लैंड पे अलग हो गए और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ आप बात करोगे कि ये नॉर्थ साइड में जब आगे बढ़ रहा है तो वहां पे यूरेशियन प्लेट के साथ इनका टकराव हुआ, ध्यान दो यहाँ पे मैंने बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन, यस एनसीईआरटी बुक है, आपके पास नहीं है, एवरीबॉडी हैज, ये एनसीईआरटी बुक है, जो हम लोग को पढ़ना है वही हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, सबके पास है ना बुक, एनसीईआरटी बुक। क्यों? एनसीईआरटी बुक निकालिए, देखिए ना, तो सारा बुक वही एनसीईआरटी बुक है आपका।
एकदम देखो, एकदम पेज टू पेज आपका यही चल रहा होगा। क्या डिफर है आज मैं, अच्छा इसको पहले मेरे को देख लेने दो, ठीक है। चैप्टर हम लोग पहले वर्कआउट करें, इसके बाद हम लोग देख लेंगे। आप मेरे को स्क्रीन में, आई थिंक यू हैव माय नंबर, ठीक है, उस पे तुम वो करना, शेयर करना, तो देखता है कि क्या प्रॉब्लम है। बस एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आगमा, आई होप यू हैव माय नंबर, तो वहां पे आप शेयर करिए कि क्या आपके बुक में कौन सा पेज क्या है डिफरेंट, ठीक है। मैं देखता हूं, जो भी प्रॉब्लम है वहां पे शेयर करिए। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, हम लोग आगे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आगे कर रहे हैं क्या चीज की, मैंने बताया कि गोंडवाना लैंड जो है उसमें तुम्हारे कौन कौन से कंट्री थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। इसको टिक आउट कर लेना, ठीक है। ये सब एक ही लैंड के पार्ट थे, ठीक है। फिर कॉन्वेक्शनल, कॉन्वेक्शनल जो करंट, मतलब ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी जो उसमें हुई, मतलब एक तरह का हम बोल सकते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हुई, जिसके वजह से वो क्रस्ट स्प्लिट करने लगे, अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगे, उसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गए और ये मूव करने लगे किधर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में। ध्यान देना, गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कट जाते हैं और कट के वो नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ की तरफ ऑलरेडी पहले से वहां पे क्या है, यूरेशियन प्लेट ऑलरेडी वहां पे मौजूद था। यूरेशियन प्लेट से जैसे वो टकराता है, कोलाइड करता है, वहां पे निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, और बाद में चल के हम लोग क्या देखते हैं, जो हिमालय है, हिमालय पर्वत जो है, उसका निर्माण यहीं से हुआ, ठीक है। बाद में आपने देखा क्या चीज, तो मैंने आपको बताया हिमालय जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, जो गोंडवाना लैंड पे कट के नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, उनका टकराव किसके साथ हुआ, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और वहां से जब दोनों के बीच में टकराव हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ, और वही आगे चल के हिमालय माउंटेन के रूप में आगे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो हिमालय आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ पे देखो तेथियस एक समुद्र भी है नॉर्दर्न साइड में, तो जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू भी वहां पे है, ठीक है। और यहीं पे बहुत बड़ा बेस, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया का निर्माण हुआ। ध्यान दो फिर से एक बार, माउंटेन हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया क्या चीज की, गोंडवाना लैंड से कट के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वहां पे टकराव किसके साथ हुआ, इनका कोलाइड होता है, किसके साथ कोलिजन होता है, तो ये आपका क्या है, तो यूरेशियन प्लेट से, और वहीं से आपके हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे नेक्स्ट, ओके चलो, ओके ध्यान दीजिएगा केवल पॉइंट पे। अब आगे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो अलग अलग तरह के डेपोजिशनल एक्टिविटीज होते रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, इसके बाद रिवर्स जो है आप देखने लगे कि रिवर्स भी फ्लो करने शुरू हो चुके थे माउंटेन के ऊपर से, और आगे चल के यहाँ पे इन द नॉर्थ डायरेक्शन में नदियां बढ़ने लगी आगे, एंड पेनिनसुलर प्लेट जो थे वो साउथ में बन गए, ठीक है। साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गए और नॉर्थ डायरेक्शन में नदियां जो थे निकलने लगी थी, ठीक है। और फिर नॉर्दर्न इंडिया का भी निर्माण हुआ, हम लोग देखे। और इस तरीके से आपने देखा क्या इसकी नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। नॉर्दर्न प्लेन मतलब डेपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर्स have played a very important role in the formation of क्या थी, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण इन लोगों ने करा है। प्लस स्टूडेंट आगे देखो कुछ और पॉइंट्स, हमारे देश की बात करोगे तो गजब का यहाँ पे फिजिकल वेरिएशन है, ये तो आपको पता ही है, हमने बताया होगा कि किसी जगह पे आप बात कीजिएगा तो प्लेन्स है, कहीं पे बात करोगे तो माउंटेन है, कहीं पे बात करोगे तो कोस्टल एरियाज है, कहीं पे बात करोगे तो डेजर्ट है, कहीं पे बात करोगे तो फॉरेस्टेड एरियाज है, कहीं पे बात करोगे तो प्लेट्यूज है। तो हमें क्या करना है कि एक एक पॉइंट, मतलब एक एक स्टेयर आगे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे हमें बात करना है कुछ मेजर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके फिजिकल डिविजन ऑफ आवर कंट्रीज है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे 6 कैटेगरी में हमारे देश के पूरे लैंडफॉर्म को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो हिमालय माउंटेन है, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स है, थर्ड आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके बाद इंडियन डेजर्ट है, उसके बाद कोस्टल प्लेन है, उसके बाद आइलैंड्स है।
ठीक है। तो चले हम लोग हिमालय के बारे में, तो आपने देख लिया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। फिर से एक बार, हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है गोंडवाना लैंड पे कट के नॉर्थ डायरेक्शन में आई, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव, जिसके बाद वहां पे सेडिमेंट्री रॉक का जमाव और बाद में चलकर वहीं पे हिमालय का निर्माण। ये तो क्लियर है। अब हम लोग हिमालय माउंटेन की बात करेंगे, ध्यान देना। तो हिमालय के बारे में बात करो तो ये आपका देखो यहाँ पे ये फिजिकल फीचर्स आपके देश के ये हैं हमारे। देखो यहाँ पे ये कर्जर दिखाई दे रहा है, माउस कर्जर, एवरीबॉडी कर्जर दिख रहा है सबको, माउस का कर्जर। चलो तो देखो यहाँ पे ये टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे ये फिजिकल डिवीजन हमारे देश का ये है 6 कैटेगरी में, ये 6 को लिख लीजिएगा, पेंसिल से टिक आउट कर लेना और एक एक करके हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करना है हिमालय माउंटेन की, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन की बात करो तो देखो यहाँ पे तो हिमालय की बात करो तो आप देखो कि इंडिया के नॉर्थ एरिया से पूरा ये हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। और ये माउंटेन की बात करोगे तो ये लगभग आपके वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी, जहां पे इंदुस ब्रह्मपुत्र अलग अलग नदियां जो है वो निकलती है, ये भी आप देखते हो। तो हिमालय को 3 कैटेगरी, जो माउंटेन है इसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 3 कैटेगरी में, जैसे मैं इसके पहले एरियाज की बात कर लो तो इसका लगभग 2400 किलोमीटर दूर तक का ये आर्क एरिया कवर करता है। इसके विड्थ की बात करोगे तो लगभग 400 किलोमीटर कश्मीर में है, तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसका विड्थ है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का इसका एरियाज है। इसके एल्टीट्यूडनल ऊंचाई की बात करोगे तो वो भी अलग अलग जगह पे इसकी ऊंचाई अलग अलग तरीके से है। तो इसमें आप बात करो तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो अलग अलग घाटियां जानते हो वैलीज क्या होते हैं। तो दो माउंटेन का जो 2 सिरा है उसके बीच से जो नदियां निकलती है, तो नदियां के इस साइड उस साइड का जो एरिया उसको हम लोग वैली घाटी कहते हैं। तो इसमें देखो नॉर्दर्न मोस्ट एरियाज की बात करो तो इसको ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री कहा जाता है। पहला पॉइंट ध्यान देना, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड ग्रेट और इनर हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ये सबसे मतलब कि लॉफ्टीएस्ट पीक आपका है, इसकी हाइट 6000 मीटर तक है। इसको पेंसिल से टिक आउट करो, पहले इसको ट्रिक आउट करो कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ इनर हिमालयाज, या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग एवरेज हाइट जो वो 6000 मीटर तक है। इसमें बात करो कि इसी एरियाज में माउंट मतलब हिमालय के सारे लगभग चोटियां यहाँ पे मौजूद है, सारे पिक्स यहीं पे हैं। अनुष्का आपने सबको नोट सेंड कर दिया, ग्रुप में नोट सबको सेंड किया। एवरीबॉडी हैज, सबको नोट्स मिल गया। अगम्या का आंसर है नो सर, नहीं मिला है अभी। एवरीवन हैज गॉट नोट, सबको नोट्स मिल गया। ओके, गर्ल्स ग्रुप आपके पास है, अंशु को मिल गया। आप एक अनुष, ओके, तो आप एक काम करोगे, रोहित सर का नंबर है ना सबके पास, अनुष्का नंबर है रोहित सर का। आपके जो कोऑर्डिनेटर है कौन है? रोहित सर है ना? तो रोहित सर है ना, चलो ठीक है। आप रोहित सर को सारे नोट्स आप सेंड कर दोगे और रोहित सर बॉयज वाले ग्रुप में सेंड करेंगे, शेयर कर देंगे। डन। चलो अब देखो यहाँ पे सम हाईएस्ट पीक। अब देखो यहाँ पे इसका पहले आप वो कर लो स्टूडेंट। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय में जो मेन चोटियां उसमें कौन कौन है। तो इसमें देखो एवरेस्ट है,
ये सारे नाम देखे हो, नाम तो देख ले रहे हो सबके, इधर हाइट किया तो ये आपके जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और कौन कहाँ पे है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे एक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक आउट कर लो पेंसिल से। फिर आगे देखो स्टूडेंट, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो हिमालय का जो फोल्डिंग पॉइंट्स है वो मतलब एक तरह का एजिमेट्रिकल, मतलब एक तरह का, मतलब कि सपोज करो कि जो ट्रायंगुलर तरीके से देखते हो ना, ट्रायंगुलर तरीके से कहीं हाइट कहीं लो हाइट कहीं कुछ कैटेगरी में, इस तरीके से आपका माउंटेन में मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाएगा हिमालय में। कहीं आप देख लो कि 8848 मीटर ऊंची चोटी है, तो कहीं आप देखोगे तो 7728 मीटर चोटी भी है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो हिमालय है इसका जो कोर है, उस कोर का निर्माण हुआ है किसी से, तो ग्रेनाइट से। इसको भी टिक आउट कर लो कि द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, इसको भी टिक आउट करो। और यहीं से बहुत सारे ग्लेशियर का भी निर्माण होता है। आगे स्टूडेंट देखेंगे हम लोग कि अब चलो इसके बाद साउथ में हिमाद्री का जो साउथ एरियाज है उसकी बात करोगे तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हिमांचल या फिर लेजर हिमालय। मतलब अब उससे नीचे मैं लेके आ रहा हूं आपको, हिमाद्री पे हम नीचे चले आओ तो वो हो गया हिमाचल। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 3700 से लेके 4500 मीटर तक का है और चौड़ाई 50 किलोमीटर तक का है। अब ये इसको भी टिक आउट कर लेना, हिमाचल की बात कर रहा है कि अब आपने हिमाद्री से नीचे अब हिमाचल देखा आपने। इसकी ऊंचाई एल्टीट्यूड की बात करोगे तो 3700 से लेकर 4500 मीटर और एवरेज विड्थ की बात करोगे तो 50 किलोमीटर तक का है। इसको पेंसिल से टिक आउट करो। यहां पे बात करोगे तो पीर पांजल जो रेंज है वो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख लो ढालुआ ढार जो है या फिर महाभारत रेंज जो है ये भी इंपॉर्टेंट आपके हैं। ये सब टिक आउट कर लो, ये सब रेंजेज है कहाँ के, तो हिमाचल के। हिमाचल में ये सारी जगह पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़िए, कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां भी इसी जगह पे मौजूद है, जैसे में कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश, सब यहाँ पे आपके मौजूद है। इसको हिल स्टेशन भी कहते हैं। गर्मी के टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए भी जाते हैं। इसको ट्रिक आउट कर लो। डन एवरीबॉडी। प्लस आगे आप जाओगे कि द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे जो घाटी का निर्माण हुआ है लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको ड्यून्स कहा जाता है। ध्यान देना, टिक आउट कर लो, इसको भी टिक आउट कर लो कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक। लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरा है उसको ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप देहरादून, कोटली दून या फिर आपने कहा पाटली, ये सब कुछ ऐसे एरियाज है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह है। फिर आगे नीचे आओगे तो कुछ और नीचे जाइए आप लोग, देखो इसका एक एक पॉइंट बड़ा बस वो है, पेंसिल से केवल टिक आउट लगा दीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में आ सकता है। अब नीचे आप लॉन्गिट्यूड में और नीचे जाइएगा तो हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में भी बटा हुआ है। जैसे में आप देख लोगे कि यहाँ पे कुछ रिवर वैलियां भी मौजूद है। जैसे मैं हिमालय के जो पार्ट की बात करूँ जो इंदुज एंड सतलुज के बीच में है उसको हम लोग पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, लेकिन इसको आप दूसरी तरफ कश्मीर और हिमाचल भी बोल सकते हो, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर तो बता रहा हूँ कि पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदुज और सतलुज के बीच में जो एरिया है उसको हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। और वहीं पे आप इट इज ऑल्सो नोन रीजनल, इसको कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस हिमालय की बात करोगे जो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो पड़ता है उसको कुमाऊन हिमालय बोलते हैं। टिक आउट करो, ये सबको टिक आउट करिए, इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी पेंसिल लेकर टिक आउट करो, ये सबका एक एक नंबर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये केवल आप। फिर देखो द काली एंड तीस्ता जो नदी है उसके बीच का जो एरिया उसको नेपाल हिमालय कहते हैं।
और दूसरी तरफ आप तीस्ता एंड दिहंग रिवर के बीच का जो एरिया उसको आसान हिमालय कहते हैं। ध्यान दो, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक आउट करते जाओ पेंसिल से। एवरीबॉडी ऑल आर डूइंग? ऑल आर डूइंग, यस और नो? एवरीबॉडी यस नो? पेंसिल सबके हाथ में है ना, बुक सबके सामने? एवरीबॉडी एक एक पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट। ये सब ऑब्जेक्टिव है, किसको कौन सा हिमालय कर रहा है ये टिक आउट हम लोग कर रहे हैं। तो हमने देखा क्या, तीस्ता एंड दिहंग जो नदियां उसके बीच का जो एरिया उसको आसाम हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी नाम जो भी होंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब ब्रह्मपुत्र, आगे हम लोग चले। अब ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, मतलब ईस्ट डायरेक्शन का जो एरिया है हिमालय का, उसको ब्रह्मपुत्र के थ्रू हम लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण तिब्बत में होता है, मानसरोवर लेक के जस्ट बगल से। फिर आगे आप आइएगा दिहंग बोर्ड की बात करोगे तो वहां पे हिमालय जो है वो बेंड है, एकदम बेंड मतलब मुड़ा हुआ है शार्पली साउथ डायरेक्शन की तरफ। और वहां से ये सब टिक आउट नहीं करना, ईस्टर्न बाउंड्री जो वो इंडिया से टच है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे देख लो, पूर्वांचल, या फिर इसको ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, करने का मतलब है कि द हिमालय जो साउथ डायरेक्शन में है और जिसके ईस्टर्न एरिया जो है वो हमारे पृथ्वी, हमारे देश के साथ, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स माउंटेन कहते हैं। ठीक है, ये माउंटेन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ मूव करते हैं, इन विच, अरे कश्मीर पे तुम्हारा बहुत कम, कश्मीर लोकेटेड नहीं है हमारे यहाँ, कश्मीर से निकलती है। देखो नामचा बारवा एक जगह है आंध्र प्रदेश साइड से, नामचा बारवा एक जगह है माउंटेन, वहां से करती है करके हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश से इंटर करती है। और आपको पता है कि ये लोग मूव करते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर क्या दुनिया की सबसे बड़ी इसका सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहां पे सुंदरी पेड़ है। और उसके बाद वो लोग बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज कर जाते हैं। प्लस ब्रह्मपुत्र के बारे में एक और पॉइंट बता दूं कि ब्रह्मपुत्र को ये तुम्हारे कहाँ पे, चाइना में, मतलब कि तिब्बत जो जगह चाइना जो है वहां पे शैंगपू कहा जाता है, और यही बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, और जब ये आंध्र प्रदेश हमारे देश के अंदर जब एंटर करते तो यहाँ पे इसको दिहंग भी बोला जाता है। तो एक ब्रह्मपुत्र को 3-3 4 नाम इसके दिए हुए हैं। फिर आगे बढ़ो स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम लोग, इसको आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसके बाद ही चैप्टर में तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, वो ड्रेनेज सिस्टम में सारे रिवर, पेरेनियल पेनिनसुलर सारे रिवर के बारे में आपको डिस्कस करना है। खैर हमें आगे बढ़ना है, तो ये हिली स्टेशन हो गया। ठीक है, अब आगे आप देखोगे क्या चीज की पूर्वांचल, ये पूर्वांचल जो एरिया है इसकी बात करोगे, पूर्वांचल एरियाज की बात करोगे तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे देख लो, ये कुछ हिल्स की बात की, जैसे में पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स या फिर मिजो हिल्स, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो डू यू नो में एक पॉइंट दिया हुआ है कि माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में एक जगह है, रिवराइन, मतलब कि वहां पे एक आइलैंड की तरह एरिया है। आइलैंड तो जानते हो, इसलैंड किसको बोलते हैं, तो एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन द साइड, चारों तरफ जो पानी पे गिरा उसको आइलैंड बोलते हैं। मतलब पानी के, समुद्र के बीच से कोई एरिया निकल गया उसको आइलैंड बोलेंगे। तो वो सबसे बड़ा इनहैबिटेड, सबसे ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, माने आइलैंडों पे। फिर आगे बढ़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां जो होती हैं वो निकलती हैं और अपने पास डिपोजिशनल एक्टिविटी भी करती है। ठीक है, और ये जो चैनल्स है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। फिर से एक बार, रिवर जो अपने लोअर कर्व्स पे रहती है वो बहुत सारे चैनल्स को अपने पास लेके आगे बढ़ती है। आइलैंड को फिर वही टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं, हो सकता है कि नीचे कोलाइड हुआ हो तो कुछ लैंड जो है वो पानी समुद्र के नीचे से ऊपर उठ गया हो, आइलैंड हो गया। हो सकता है कि मैग्मा या फिर जो वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है जिसके वजह से भी आपने क्या देखा कि उस तरह के लैंडफॉर्म जो है वो क्या होता है कि समुद्र का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर उठ गया, वो एक तरह का आइलैंड बन गया। कुछ ना कुछ तो होता ना, कुछ टेक्टोनिक प्लेट हो सकता है। आपने देखा ना अभी कि जो दो प्लेट सामने सामने आ रहा है, एक दूसरे पे कोलाइड हो गए, तो जब कोलाइड होगा तो क्लियर है कि जब दो टकराव होंगे तो एरिया जो है वो नीचे का जो एरिया ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो वो एक तरह का आइलैंड की तरह बन गया।
अब देखो यहाँ पे आगे, अब स्टूडेंट हम लोग प्लेन्स की बात कर रहे हैं। अब प्लेन की अगर बात करोगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना, नॉर्दर्न प्लेन्स, ध्यान देना। तो प्लेन के बारे में तो आपने देखा है कि ये नदियों के जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज है उससे इसका निर्माण होता है। जैसे सपोज करो कि आपने देखा कि माउंटेन से तो हमेशा नदियां निकलती रहती हैं, वहां से अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लेके आएंगी। अब प्लस आपके एरिया में जब आती है तो जब फ्लड की समस्या, जब फ्लड की समस्या आती है तो मैक्सिमम जो रिवर्स के वाटर्स है आपके घरों तक एंट्री कर गए और अपने पास सैंड सिल्ट को भी लेके आए। और जब रिवर वापस जब जाएगा, जब फ्लड की समस्या खत्म हुई तो रिवर तो वापस चला गया, उसका पानी वापस गया, फ्लड का पानी गया, लेकिन सैंड सिल्ट आपकी जमीन तक वहां पे छोड़ गया। तो इससे क्या हुआ, डिपोजिशनल एक्टिविटी की मदद से आपके यहाँ क्या चीज, नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये नदियां अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करती हैं और यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो यहाँ पे इसके अगर एरियाज की बात कर लो कि कितना नॉर्दर्न प्लेन कहां तक क्या क्या फैला है, तो इसमें अगर हम बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का जो एरिया ये फैला है। ठीक है, जिसमें आप बात करोगे तो प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, मतलब 2400 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। देखो यहाँ पे पहले ही अबाउट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अबाउट दिया ना, अबाउट लगभग, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं देगा कि एकदम हाँ इतना ही है, एकदम नाप के हम देख लिए, टेप इंची पे मेजरमेंट करे हैं, एकदम देखो यहाँ पे अबाउट कर दिया पहले ऑलरेडी कि हो सकता है कि लगभग उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर हो और चौड़ाई लगभग उसके 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा वो एरिया हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, सबसे ज्यादा प्लेन्स जो है, मतलब जितने भी आपके यहाँ लैंडफॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज क्या है, तो प्लेन्स। आखिर रीजन क्या है, बिकॉज प्लेन्स ऐसी जगह जहां पे आप इजी तरीके से एग्रीकल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। प्लेन ऐसी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेटअप कर सकेगा। पहाड़ पे तो पहाड़ों को काट के आप उस पर इंडस्ट्री सेटअप करेगा, और प्लेन में ऑलरेडी समतल भूमि है, वहां पे जो चाहो वो कर सकते हो, एवरीथिंग। दैट्स व्हाई। अब प्लस वहां पे नदियां भी ज्यादा है। तो आपने क्या इसकी विथ रीच, तो इसका पहले ये एरिया कवर कर लो कि प्लेन बीइंग अबाउट, प्लेन की बात करो लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 240 से 320 किलोमीटर लगभग वाइड है, विड्थ है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी जो है वो रिच है, मतलब कि यहाँ पे ये ह्यूमस मौजूद है, फर्टाइल मिट्टी है, और प्लस इसको वाटर भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, फेवरेबल क्लाइमेट है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोसेस को लोग करते हैं और जानते हो कि हिंदुस्तान जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना ज्यादा वेल डेवलप्ड है, मैंने हम लोग पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहने वाले लोग हैं। तो इसको भी टिक आउट कर लेंगे आप। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन की बात करोगे, नॉर्दर्न प्लेन की बात करो तो इसको डिवाइड हम लोग 3 सेक्शन में कर सकते हैं। ध्यान देना, नॉर्दर्न प्लेन को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इसको हम लोग रेफर करते हैं पंजाब प्लेन। इसको टिक आउट करो, पहला पेंसिल से टिक आउट करो इसको कि प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। जो पंजाब के एरियाज है उसको हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट की सेकेंड, और इसका निर्माण हुआ है इंदुस रिवर के वजह से, इंदुस और इसकी ट्रिब्यूटरीज में इसका निर्माण किया है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो आपको पाकिस्तान में पाया जाता है। तो मैं बता दूं कि देखो, इंदुस रिवर हमारे देश से निकलती है, मैंने तिब्बत से निकलती है, मतलब चाइना से निकलती है, लेकिन हमारे देश में इसका मैक्सिमम पानी। और हम ये जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी में साइन किया गया कि लगभग उस इंदुस जो रिवर है उसका 20% वाटर को केवल इंडिया यूज करता है, 80% वाटर को पाकिस्तान में सप्लाई कर दिया जाता है। और आपको पता है कि कराची के जो ईस्ट में क्या है, अरबियन सी है, वहां पे जाके ये नदी जो है वो जाकर मिल जाती है जाके अरबियन सी से। तो आपने क्या है कि इंदुस रिवर जो है वो पंजाब का जो प्लेन है, पंजाब प्लेन जो है उसका तैयार निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। प्लस इंदुस के कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे में झेलम है, चेनाब है, रवि है, बीस है, सतलुज है, ये भी टिक आउट कर लेना कि इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। ये भी हिमालय नदी से निकलते, हिमालय से ही निकलते, हिमालय पहाड़ से निकलते हैं। ठीक है, और दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय, हाँ बोलो।
म्यूट करें अपने को। अब देखो यहाँ पे डोप, और ये लोग डोप का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे डोप ज्यादा देख रहे हैं, तो डोप है क्या? तो देखो यहाँ पे दो वर्ड्स, डोप में दो वर्ड टूटे हुए, डू का मतलब हो गया टू, एंड अप का मतलब हो गया मीनिंग वाटर, ठीक है। तो जब दो रिवर या फिर उससे ज्यादा नदियों से जो एरिया मिलकर बनता है उसको हम लोग पंजाब, और पंजाब को भी ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे पंज अप, पंज का मतलब होता है 5, मतलब 5, अब का मतलब होता है वाटर, मतलब 5 नदियां। कौन कौन है? देखो यहाँ पे 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया ना, कितने में 4 रिवर हो गया ना। तो ये 5 नदियों के थ्रू इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको पंजाब कहा गया, ध्यान देना। तो ये है आपका पंजाब का एरिया। अब आगे बढ़ो। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। तो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच का भी एरिया है, वो भी प्लेन ही कहलाता है, गंगा प्लेन। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? आप देखो नॉर्थ इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन है? तो हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है। अरे वाह, हम लोग भी नॉर्थ में आ जाते हैं, क्या बात है, खुशी मनाओ। प्लस झारखंड में कुछ, झारखंड का और उत्तर वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। आगे आप बात कर लो कि आसाम की बात करो तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्लेन है वहां पे आसाम जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन की बात करोगे, नॉर्दर्न प्लेन की बात करोगे तो इस जगह पे ये फ्लैट लैंड है, और यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, ऐसा कुछ ट्रू भी नहीं है। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात करो तो इसको भी हम लोग 4 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर नीचे पॉइंट पे जाओ कि नॉर्दर्न प्लेन्स को भी 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, भैया ध्यान दो। द रिवर आफ्टर, अब चलो इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जो माउंटेन पे डायरेक्ट निकल के जो नदियां आ रही हैं अपने पास कंकर पत्थर लेके आती हैं, और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा एरिया जो है वो निर्माण करते हैं शिवालिक में, ठीक है। इसको हम लोग भाबर बोलते हैं, ध्यान देना, भाबर बोलते हैं। फिर आगे ये सारे जो स्ट्रीम्स है, यहीं पे स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी झील जो है वो तैयार होती है, फिर गायब भी हो जाती है, ठीक है। ये भाबर जो बेल्ट है यहीं पे। फिर इस बेल्ट के साउथ की बात करो तो यहाँ पे स्ट्रीम रिवर जो होती है फिर रिमर्ज होती हैं, और यहाँ पे वेटेड एरिया या फिर स्वैम्पी या फिर मार्शी एरिया का मतलब, जैसे में आप चले जाओगे सुंदरबन डेल्टा, वहाँ के लैंडफॉर्म की देखोगे बात करोगे तो वहाँ पे एकदम मार्शी मतलब दलदली एरिया वहाँ पे हमेशा होता है। तो इस जगह को हम लोग तराई क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर आपको जंगल या फिर जंगली वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आगे बढ़िएगा तो 2 और एरियाज है जिसमें आप देखोगे क्या चीज के, भांगर एंड खादर, ये 2 और एरियाज है। तो देखो नॉर्दर्न प्लेन को भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला आपने देखा भाबर, दूसरा तेराई, तीसरा खादर, और एक चौथा आपका बांगर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल आपका कौन होता है? तो खादर जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि खादर में फाइन क्वालिटी के आपको सॉइल मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे, ये मोर फर्टाइल होता है, इसमें ह्यूमस भी होता है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। और खादर की बात करें इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं, भांगर की बात करें इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और तो ये मैंने आपको बता दिया खादर एंड भांगर। भांगर में आपको कंकर पत्थर ज्यादा मिलेंगे, और जो न्यूअर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूअर जो नए एलुवियल सॉइल है, यंगर डिपॉजिट ऑफ द सॉइल है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं। ये आपके फाइन क्वालिटी के इसमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ह्यूमस होता है, प्लस ये गुड मतलब वेल मेंटेन सॉइल होते हैं जिसमें अच्छे तरीके से आप एग्रीकल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये है प्लेन की बात, आपने देखा। पेंसिल से टिक आउट कर रहा हूं, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को, वेरी गुड। अब चलो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर लो। तो देखो स्टूडेंट, माउंटेन एंड प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है? यू नो व्हाट माउंटेन प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है? देखो माउंटेन एंड प्लेट्यू में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। देखो माउंटेन एंड प्लेट्यू में डिफरेंस क्या है? इसमें देखो कहने का मतलब है कि दोनों हाईलैंड्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो माउंटेन होगा देखना वो इफेक्ट
कोनिकल होगा, ध्यान देना, जो कोनिकल शेप में होंगे, ऐसे कोनिकल शेप में उसको माउंटेन बोलेंगे। दोनों हाईलैंड है, कोनिकल शेप में माउंटेन, और ये टेबल लैंड, ये टेबल लैंड जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे। बस डिफरेंस यही, माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, हो जाएगा। ओके ओके, तो ये अब आपको मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू जो कि आपके पेनिनसुलर एरियाज में पाया जाता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरे हो। ठीक है, तो इसकी बात करो तो ये आपके टेबल लैंड्स होते हैं। आप प्लस ओल्ड तरह के क्रास्टलाइन या फिर इग्निशियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से इनका निर्माण होता है। ठीक है, करो इसको पहले। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करो, टेबल लैंड्स हैं और कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रास्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक आउट करो। प्लस इट इज फॉर्म, कहा जाता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना। गोंडवाना लैंड जो टूटा उसी से इसका भी निर्माण हुआ, ये ओल्डेस्ट लैंड मास होता आपका। ठीक है, प्लेट्यू की बात करोगे तो इसमें आपके बड़े चौड़ी चौड़ी और शैलो घाटियां आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस प्लेट्यू की बात करोगे तो यहाँ पर दो डिवीजन इसको किया गया है। ठीक है, जिसमें एक आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। ध्यान देना, यहाँ पे आपके देश में जो प्लेट्यू है इसको दो तरीके में डिवाइड किया गया है, पहला सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू। तो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर, अब देखो यहाँ पे पेनिनसुलर एरिया जो प्लेट्यूज जो है उसके जो पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ते हैं नर्मदा नदी के जस्ट बगल में, वो जो कि और भी ज्यादा मालवा प्लेट्यू भी जो जाना जाता है उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। फिर एक बार, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है जो नर्मदा नदी के नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है और जो मालवा प्लेट्यू के भी कुछ एरियाज को कवर करता है उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। टिक आउट करो इसको फास्ट, टिक आउट। सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दूसरी तरफ की विंध्यान रेंज जो कि बाउंडेड है चारों तरफ से सेंट्रल हाईलैंड से, कहां पे, अरावली, मतलब कि यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट में आपके अरावलीज हिल्स भी हैं। आगे आप पॉइंट पे देखोगे स्टूडेंट, फोकस करिए। तो आगे ही पीछे नहीं बढ़ रहा है। ओके, कितना आगे बढ़ गया। बस स्टॉप दिया। ओके, तो आपने क्या देखा, मैं कहां पे था, इट्स कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। फिर मैंने बोला विंध्यान रेंज जो है जो कि बाउंडेड है सेंट्रल हाईलैंड साउथ में और अरावली नॉर्थ वेस्ट में, उसके बीच में ये है। ठीक है, प्लस इसके वेस्ट एरियाज की बात करोगे तो ये ज्यादातर सैंडी एंड रॉकी एरियाज हैं और ये लगभग राजस्थान के कुछ एरियाज में डेजर्ट जो है उसी में आते हैं। प्लस यहाँ से जो नदियां जो बह के आगे बढ़ती है जिसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा, केल, ये आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये यहाँ पे आगे बढ़ते चली जा रही हैं। प्लस सेंट्रल हाईलैंड की बात करोगे तो ये आपका जो है थोड़ा सा चौड़ा, बट नॉर्थ मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो ये पतला हो जाता है। देखना, सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट डायरेक्शन में चौड़ा है और इस डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा पतला है। ठीक है, प्लस ईस्टर्न एरियाज की बात करोगे, जो ईस्टर्न एक्सटेंड मतलब इस डायरेक्शन में जो इसका फैलाव है, इस प्लेट्यू के फैलाव की बात करोगे, इसको हम लोग बुंदेलखंड भी कहते हैं या फिर बाघेलखंड कहते हैं। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करोगे तो ये इस डायरेक्शन में फैला हुआ है और ये यहाँ पे दामोदर नदी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू
की बात करोगे तो ये ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। टिक आउट कर लो इसको। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है जो नर्मदा नदी के साउथ में ये पड़ता है, ठीक है। और सतपुरा रेंज की बात कर लोगे, ये आपके नॉर्थ में, मतलब सतपुरा रेंज जो है इसके चौड़ाई की बात करोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, मतलब महादेव कैमूर हिल जो है या फिर मैकल रेंज जो है वो इसके ईस्ट डायरेक्शन में है। ये सब चीजों की बात की गई है। प्लस डेक्कन प्लेट्यू की बात करोगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा हाइयर है और ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो इसके एक्सटेंशन की बात करोगे इस प्लेट्यू की, तो ये नॉर्थ ईस्ट में इसको आप आसानी से देख सकते हो, जहां पे मेघालय है या फिर करबी है या फिर एंगोलैंग प्लेट्यूज है, या फिर नॉर्थ में आप चले जाओगे तो कैक हिल्स है। इसके एरियाज की बात करो तो ये सेपरेटेड है। इसको क्या कंडीशन, तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो इसको अलग कर देता है। और प्लस 3 तो यहाँ पे हिली रेंजेज हैं, जैसे में 3 यहाँ पे हिली रेंजेज हैं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, जिसमें पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जेनेटिया हिल। इसको भी टिक आउट कर लेना। एवरीबॉडी, आवाज क्लियर है मेरी? ऑडियो इज क्लियर? अब चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा और पॉइंट में चलो। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? एवरीबॉडी, साउंड माय ऑडियो इज क्लियर? ओके, लैगिंग हो रहा है। यहाँ पे आप चैट में मेरे को मैसेज करो कितने लोगों को क्लियर सुन रहा है, कितने लोगों को क्लियर मेरी आवाज जा रही है। चलो क्लियर करो तो। बस लोग काम करता रहिए। तीन बंदों को क्लियर आ रही है और बंदों को क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके, देखो यहाँ पे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है वो आपके वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में पाया जाता है। और इसकी बात करोगे तो ये आप सबको आवाज जा रही है ना मेरी? अब साउंड क्लियर है एवरीबॉडी? ओके 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 ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आवाज क्लियर आई है? वेस्टर्न घाट्स के हाइट की बात करोगे स्टूडेंट, तो ये भी ईस्टर्न घाट की अपेक्षा बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, ध्यान देना। तो इसके एवरेज हाइट की बात करोगे तो 900 से लेके 1600 मीटर, जबकि दूसरी तरफ आप 600 से लेके ईस्टर्न घाट में 600 मीटर पे है, तब तक दूसरी तरफ बात करो तो लगभग इसके 900 से 1600 मीटर हाइट है। ईस्टर्न घाट के फैलाव की अगर बात करोगे तो ये महानदी जो वैलीज है वहां से लेके नाइग्रेस जो साउथ में, वहां तक ये फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट की बात करोगे तो ये कंटिन्यू, मतलब ये इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब ये बिना शेप का है, कहीं इसकी क्वालिटी है ये नहीं, कहीं यूनिफॉर्म है ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी नदियां जो है वो आपके ड्रेनेज करके बे ऑफ बंगाल में जाके निकल जाती हैं। वेस्टर्न घाट की बात करोगे तो यहाँ पे जो रेनफॉल होते हैं उस रेनफॉल की वजह से इसका यहाँ पे निर्माण वेस्टर्न घाट कॉजेस। यहाँ पे देखो ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन का मतलब माउंटेन एरिया में जो क्लाउड्स का निर्माण हुआ वहां पे जो बारिश हो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। तो वेस्टर्न घाट में इस तरह के बारिश आपको ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि मॉइस्ट एयर अपने साथ लेके किधर की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न स्लोप की तरफ जाते हैं।
प्लस वेस्टर्न घाट को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, स्टूडेंट फोकस करना, अब इसके नाम पे टिक आउट करना। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट हमेशा बढ़ता, जैसे मैं नॉर्थ से जैसे साउथ में जाओगे इसके हाइट बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक जो है इसका, इसको अनाईमुड़ी कहा जाता है, इसका 2695 मीटर, टिक आउट करो। दूसरा है डोडा बेटा, ये इसका हाइट इतना है, प्लस ये सबका नाम दिया उसका नाम, प्लस उसकी ऊंचाई, टिक आउट कर लो सब लोग, टिक आउट कर लिया आपने। प्लस देखो यहाँ पे सोराय हिल्स की बात करो या फिर यहाँ पे तुम्हारा जवादे हिल्स की बात कर लो, तो ये भी आपके साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में लोकेटेड है ईस्टर्न घाट के। प्लस आगे भी कुछ है जैसे में ओटी हो गया या फिर तुम्हारा एक कोडाई कैनल हो गया, ये भी आपके मौजूद है ये सब जगह। तो देखो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, तो यहाँ का ब्लैक सॉइल है, और इस ब्लैक सॉइल की वजह से इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। और ये वोल्केनिक ओरिजिन, यहाँ पे जो रॉक्स हैं, इस रॉक्स का निर्माण यहाँ पे वोल्केनो एरप्शंस, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, इसको मैं बता दूंगा कभी बोर्ड पे कि कैसे वोल्केनो आपका विस्फोट करता है, कभी पूछिएगा अगले क्लास में। तो वहां वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इस जगह का निर्माण हुआ है, डेक्कन ट्रैप। प्लस आगे वेस्टर्न या फिर नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न की बात करें तो वहां पे अरावली हिल्स मौजूद है। मुझे लगता है कि ये आपका लास्ट जाएगा। जहां पेनिनसुलर, प्लस यहाँ पे बोलते हैं कि दीज आर हाईली एरोडेड, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके एरोजन एरियाज मिलेंगे, ब्रोकन हिल, टूटे फटे आपके हिल्स मिल जाएंगे, जो कि गुजरात से लगभग दिल्ली तक साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फैला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट पॉइंट। डेजर्ट भी क्लियर कर दे क्या अगम्य, आपको मेरी आवाज जा रही है ना, क्लियर है ना, वॉइस सबको, ऑडियो इज क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो चलो इसको भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, इंडियन डेजर्ट को भी कुछ छोड़ते हैं। टिक आउट करते जाएंगे। और इंडियन डेजर्ट की बात करोगे तो ये वेस्टर्न एरिया से, वेस्टर्न मार्जिन से लेके अरावली हिल तक फैला हुआ है, और यहाँ पे आपको केवल सैंडी प्लेन्स मिलेंगे, कोई दूसरे प्लेन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बारिश की बात करोगे तो लगभग 150 mm से भी कम यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। क्लाइमेट एरिड होता है, मतलब ना ही ज्यादा शुष्क, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट, गर्मी ज्यादा, दिन के टाइम गर्मी, रात के टाइम उसी तरीके पर ठंडी। प्लस आप यहाँ पे ज्यादातर सैंड केवल देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक सिंगल रिवर है जिस नदी का नाम है लूनी, टिक आउट कर लेना। इस फिगर में आप देखो किस तरीके से लोग पानी लाने के लिए कहां तक जाते हैं। प्लस यहाँ पे बार्चन्स या फिर इसको हम लोग ड्यून्स, सैंड ड्यून्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर तक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर आप जैसलमेर चले जाओ, मतलब ये, प्लस आपको मैं जयपुर की भी बात करूँ, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। कब तक इंडियन डेजर्ट खत्म हो गया? ओह नो, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ कोस्टल प्लेन की बात कर लो, इसको बताएं कि रहने दे, व्हाट टू डू स्टूडेंट एवरीबॉडी? everyone tell me fast, should we continue or stop? Okay, next शिखर स्टॉप, अनुष्का कंटिन्यू, अंशु कंटिन्यू, ओके। और मैं ओके, चलो ठीक है, स्टॉप। नेक्स्ट
नेक्स्ट, अब कोई नहीं है क्लास में, और कोई नहीं है अभी, ओनली 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट ने केवल रिस्पॉन्ड करा है। फाराज, शुभम, विनायक, आप लोग क्यों साइलेंट है? शुभम, कंटिन्यू रखें या फिर स्टॉप करें हम लोग? ओके, देखो 2 क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। ओके, तो एक क्लास में हमने कहां तक वर्कआउट किया? हम लोगों ने डेजर्ट तक वर्क किया, ठीक है। डेजर्ट तक का जितना भी आपने टिक आउट किया उसका एक नोट्स ले लेंगे आप लोग, और नोट्स उसका तैयार करके ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है, मेन पॉइंट्स, और सब आपके पास नोट्स भी चले जाएंगे, ठीक है। आज अनुष्का आप नोट्स रोहित सर को सेंड करेंगे, और रोहित सर सारे स्टूडेंटों को सेंड करेंगे। ओके, चलो ओके। तो इंडियन डेजर्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट तरीके से करेंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी कुछ है। ओके, गुड डे। इतने के सारे नोट्स टॉपिक बना लेंगे आप लोग, वर्कआउट कर लेंगे, और नोट्स मिलेंगे उसको वर्क करेंगे। ओके, गुड डे।